change our financial position of a business is known as transaction. कोई भी ऐसा इवेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, एंड व्हेन आई से फाइनेंशियल पोजीशन इट मींस पोजीशन ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. इज इट क्लियर? व्हाट वी विल प्रिपेयर टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाते हैं? assets and liabilities. On the right side we write the liabilities, on the left hand side we write down the assets. तो left side में liabilities and right side में assets. Is it clear? What do you mean by accrued income? accrued income, सर्विसेज दे दिया, पैसा मिलना बाकी है, उसको अपन अक्रूड इनकम बोलते हैं. क्लियर है? काम करके दे दिया, पैसा मिलना बाकी है, दैट इज माय अक्रूड इनकम. तो एक बात बताओ, जब मुझे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है, विल आई कंसीडर दिस अक्रूड इनकम इन माय करंट ईयर इनकम? ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस इनकम? पैसा मिल गया, सर्विसेज देना बाकी है, तो एडवांस इनकम क्या मेरे करंट ईयर की इनकम में काउंट होगा? क्या नहीं होगा. तो एडवांस इनकम को क्या ट्रीट करोगे? इनकम नहीं है तो क्या ट्रीट करोगे? कुछ बोला कोई तो सही बोला. यस, लायबिलिटी. एडवांस इनकम को क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी. अरे चार ही तो पिलर्स है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी. जब वो मेरी इनकम नहीं है, एक्सपेंस तो हो नहीं सकता एडवांस इनकम, बचे बाकी दो पिलर, एसेट एंड लायबिलिटीज. एसेट होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में तो मुझे देना है, मिलेगा कुछ भी नहीं. इज इट क्लियर? सो एडवांस इनकम विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी, will not be considered while calculating current year profit or loss. Clear है सबको? What was outstanding expense? हाँ बोलो 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 बोलो. यस, सर्विसेज ले चुके हैं, पेमेंट करना बाकी है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में काउंट करना है क्या? क्यों बोला? है तो करंट ईयर से रिलेटेड ही ना, तो काउंट करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंस? पैसा पहले ही दे दिया, सर्विसेज मिलना बाकी है, तो क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस होगा? क्या तो क्या ट्रीट करेंगे? मिलना है, पैसे दे चुके, सर्विसेज मिलना है, तो कोई भी चीज आना है तो मेरे लिए क्या होगा? एसेट. क्लियर है? बाबा कब बोलेंगे हम? इतना भी सुंदर नहीं हूं मैं, कब से टुकुर टुकुर देखे जा रही हो. बोलना भी होता है. अरे सब कोई पार्टिसिपेट करो, नहीं करोगे तो रिटेन नहीं होगा. आप कितना भी जाके कॉपी खोल लो, रट लो, कुछ ना होगा उससे. आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना. जितना विजुअलाइज करोगे उतना क्लैरिटी आएगा सब्जेक्ट के अंदर में. राइट? हाँ. एडवांस इनकम मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई मुझे आज ही पैसा दे दे, तो उसको अपन एडवांस इनकम बोलते हैं. हाँ, ठीक है, मैंने आपको 3,000 रुपए एक साथ पे कर दिया, तब मैं सिर्फ करंट ईयर के रेंट को अपना इनकम मानूंगा, बाकी जो 2 साल का रेंट है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, उसको मैं एडवांस इनकम ट्रीट करूंगा. क्या चीज? सिर्फ करंट ईयर का रेंट ही एक्सपेंस होगा, बाकी दिखेगा ही नहीं. बाकी तुम्हारा नेक्स्ट ईयर में दिखेगा. नेक्स्ट ईयर का रेंट, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस, उसका नेक्स्ट ईयर का रेंट, उसके नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस. हाँ, ओवर द पीरियड डिवाइड हो जाएगा. ठीक है? तो अभी जो इसने पूछा कि 3 साल का रेंट एक साथ में दे दिया, बट मैंने बोला हम करंट ईयर में सिर्फ 12 मंथ का रेंट को ही एक्सपेंस मानेंगे, बाकी जो नेक्स्ट 2 इयर्स का रेंट है उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे. वाई? फिर से एक बार रिपीट करूं. इसने बोला 3 साल का रेंट सपोज हमने लैंडलॉर्ड को एक साथ दे दिया, राइट? हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च. तो जब मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस निकालना है, मैं तो सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस काउंट करूंगा. 2 साल का जो रेंट है वो तो मैं नेक्स्ट ईयर काउंट करूंगा बाद में चल के.
वाई? वाई? आई नीड एकदम प्रिसाइज वर्ड्स। एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए मैंने, रेंट पे कर दिया, बट करंट ईयर में मैं अपना रेंट एक्सपेंस सिर्फ 12 मंथ्स का ही शो करूंगा। बाकी जो मैंने 24 मंथ्स का जो अभी दिया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज एसेट फॉर मी। हाँ, अभी इतना ही दिखाएंगे, क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूं। बिकॉज वो ठीक है, सब समझ में आया, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस हो गया मेरे लिए, बट मैं सिर्फ करंट ईयर में सिर्फ 12 मंथ्स का ही क्यों दिखाऊंगा? यस, बिकॉज ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंट्स के 3 एजम्पशन है। कौन से कौन से? तीन एजम्पशन है। कौन से कौन से? बोलो। हाँ, अरे उधर तो बोल रहा है, इधर सामने बैठ के भी नहीं बोल रहा है। दही जम गया, पढ़ के नहीं आया इसका मतलब। 3 एजम्पशन: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। लास्ट क्लास तक नहीं लिखा था? आओ चलो पहले उसको लिखते। हाँ, बिकॉज वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर का है ना। हाँ, सपोज तुम्हारे ऊपर पापा खर्चा देखे कि तुम्हारा करंट ईयर में स्कूल का कितना एक्सपेंसेस हुआ। सपोज पापा ने क्या किया, 11 का स्कूल फीस पे कर दिया एंड प्रिंसिपल को 12 का भी स्कूल फीस पे कर दिया, तो लेकिन 11 में तो सिर्फ 11 का स्कूल फीस काउंट होगा ना, और वो जो 12 में जाओगे तब 12 का फीस काउंट होगा। या स्कूल के लिए एडवांस इनकम हो जाएगा और हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, दिखाते इस ईयर में, पैसा तो गया है ना, बिजनेस से पैसा गया तो अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा। तो मेरा पैसा गया तो बैंक बैलेंस कम हो गया, बट सेकेंड इम्पैक्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, इफ कोई चीज डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट होना पड़ेगा, राइट? तो मेरा बैंक कम हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ और भी हुआ है बिजनेस में, क्या हो गया, एक एसेट इंक्रीज हो गया, इस वजह से। कहां पे दिखाया ना, बैलेंस शीट में। एक बात बताओ, जो पैसा मैंने कमाया ही नहीं, मैं उस पर सरकार को टैक्स क्यों दूं? गवर्नमेंट क्या बोलता है, आपने एक साल में जितना अर्न किया है उसमें मुझे टैक्स दो। मैंने तो जब अर्न ही नहीं किया, मैं उस पर गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स क्यों दूं? राइट? तो जब मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर दूंगा। ठीक है, लिखना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। कौन सा है? नंबर 1, गोइंग कंसर्न assumption। क्या बोलता है गोइंग कंसर्न assumption? Man may go, man may come, but business will goes on forever, right? So as per going concern assumption, as per this assumption, business will continue for a, as per this assumption, business will continue for a longer period of time. Man may come, man may go, but
business will goes on forever. Man may come, man may go, but business will goes on forever. Because of this assumption, we classify our because of this assumption we classify our assets and liabilities into current and non-current. Because of this assumption, we classify our assets and liabilities into current and non-current. सबको क्लियर है ना? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. जो विद इन 12 मंथ्स मेरे पास आ जाएगा वो मेरे लिए करंट एसेट्स है. जो मोर देन 12 मंथ्स चलेगा वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स है. जो विद इन 12 मंथ्स हमें पे करना है वो मेरे लिए करंट लाइबिलिटीज. जो मोर देन 12 मंथ्स के बाद पे करना है नॉन करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. सेकेंड assumption, consistency. As per this concept, any policies adopted in a business, as per this concept, any policies adopted in a business should be consistently followed. Consistently followed. Business should not change its policies year by year. Business should not change its policies year by year. Example, methods of depreciation, that is straight line method or written down value method. Straight line method or written down value method. Method of depreciation. Example, methods of depreciation. इफ आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली उसी को यूज करो. आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली उसी को यूज करो. ठीक है. अब ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, जब आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा तो वहां पे अपन देखेंगे. ठीक है. फिर एक होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी.
दैट इज फीफो, फीफो, FIFO, मतलब किसी को पता है फीफो का मतलब? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो। या फिर हो सकता है लीफो, अब ये तो पता होगा, फीफो लीफो, फीफो का मतलब था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फिर एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, नहीं काम आएगा आपका 11 में, बस आपको नाम पता होना चाहिए। फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज नहीं करोगे आप, क्लास 11 का कोई भी चैप्टर में आपको सीखने नहीं मिलेगा। बट आपको ये समझना जरूरी है, आई यूज द टर्म इन्वेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? जहां पे मैं सामान रख सकूं उसको मैं गोडाउन बोलूंगा। हाँ क्या बोला? स्टॉक प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, नॉट बैड। और कोई थोड़ा इस पे पिक्चर डालना चाहेगा? लाइट इन्वेंट्री, सपोज आपका रेडीमेड गारमेंट का शॉप था, 31 मार्च को जितना सेल हुआ हुआ, बट अभी भी आपके दुकान में और गोडाउन में गुड्स पड़ा है, राइट? नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, बिकॉज 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो 31 मार्च को तो नहीं बिका, बट नेक्स्ट ईयर तो बिकेगा, 1 अप्रैल को आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। वो जो दुकान में गुड्स पड़ा है उसको आप क्या बोलते हो? स्टॉक। एंड सिंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में पड़ा है वो, तो इसीलिए आप उसको बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक। कि बिजनेस मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के टाइम मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा था जो कि सेल आउट नहीं हुआ, तो आप इसको क्या बोलते हो? क्लोजिंग स्टॉक। जब 1 अप्रैल में फिर से आप उसको अपनी बुक्स में लिखोगे तो क्या नाम से लिखोगे? फिर से क्लोजिंग स्टॉक वर्ड यूज करेंगे क्या? अब क्या हो जाएगा नाम? ओपनिंग स्टॉक। साल के बिगिनिंग में लिख रहे हैं ना, फिर से नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट वी विल से? ओपनिंग स्टॉक। यानी जो 31 मार्च को नहीं बिका था वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक था, अब 1 अप्रैल को मेरे लिए वो क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। मैंने एग्जांपल लिया था कि आपका रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, ठीक है। नाउ लेट्स से आप एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। आपके गोडाउन में बना बनाया बिस्किट पड़ा है, राइट, जो सेल आउट नहीं हुआ। देन बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? बेसिक इंग्रेडिएंट, आटा, मैदा, चीनी, ठीक है, बटर या घी, व्हाटएवर बेसिक इंग्रेडिएंट। चलो मैं दो तीन इंग्रेडिएंट ले लेता हूं, आटा, मैदा, चीनी, घी, यही चाहिए होगा मोटा मोटी, ठीक है। अब कोई बोलेंगे मैं ऐसा कुकीज बनाऊंगी वैसा बनाए, तो वो सब भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट ये 2-3 इंग्रेडिएंट आपके बिजनेस में उस टाइम नहीं होगा क्या? आप एक फैक्ट्री चलाते हो, आप ऐसे करते हो क्या? सवेरे फैक्ट्री खोला, अच्छा जा बाबू 5 किलो मैदा लिया, 2 किलो चीनी लिया, अब अपन बिस्किट बनाएंगे बैठ के, फिर अगले दिन बेचते हो, फिर लेके आते हो। ऐसा होता है क्या फैक्ट्री में? क्या होता है? बल्क में परचेज होगा ना, तो आपके पास वो भी तो पड़ा होगा ना, वो भी तो पड़ा होगा। 31 मार्च को क्या हमारे पास जितना सामान होता है हम सारा ही बिस्किट बना के छोड़ देंगे क्या? तो फिर 1 अप्रैल को क्या करोगे? आपके लेबर आएंगे, खाली बैठे रहेंगे, वो सामान का वेट करेंगे और आपकी मशीन्स आइडल रहेगी। तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, उनके पास में बल्क में रहता है सामान, उस सामान को क्या बोलते हैं? नहीं, रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। कोई भी ऐसा चीज जो अपना एग्जिस्टेंस लूज कर दे उसको अपन रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे मार्केट में खरीदा मैदा,
मार्केट में खरीदा शुगर के नाम पे शुगर, बट वंस ये मिक्सचर मिक्स हो गया, क्या फिर से आप उसको मैदे के नाम से और चीनी के नाम से बेच सकते हो क्या? इट लूजेज इट्स एग्जिस्टेंस। ऐसा कोई भी सामान जो अपना एग्जिस्टेंस लूज कर दे, जैसे कि गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड, उसको मेल्ट करवाया, देन अलग अलग फॉर्म्स में आप बेचते हो, बैंगल्स, इयररिंग्स, तो अलग शेप्स में चला गया ना, क्या अगेन वो गोल्ड के नाम से नहीं बिक रहा है? इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो गोल्ड एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है? रॉ मटेरियल। आई बात समझ में? कोई भी प्लास्टिक का समझ लो बॉटल्स वगैरह बना रहा है, तो ये प्लास्टिक का बॉटल्स कैसे बनता होगा? प्लास्टिक का दाना आता है, दैट दाना मेल्ट करवाना होता है, हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है, फिर वो मोल्ड्स के अंदर डाला जाता है। मोल्ड्स मतलब सांचा, उसमें डाला, जो शेप चाहिए, जितना साइज का चाहिए वैसा बन जाता है, एंड देन आप उसको कलरिंग लेबलिंग करते हो एंड कहानी खत्म। तो वो प्लास्टिक का दाना उस प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल। आप इतनी सारी केक की शॉप देखते हो, वो जो केक है वो क्या है? वो है फिनिश्ड गुड्स, वो है फिनिश्ड गुड्स। लेकिन केक बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो क्या है? रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल भी, जो आपने यूज नहीं किया वो भी इन्वेंट्री का डेफिनेशन में आता है। बट व्हेन आई से स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो मैंने मार्केट से खरीदा, ऑलरेडी रेडी था, बस मुझे उसको आगे सेल आउट करना था, उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। आई बात समझ में? नहीं, फिनिश्ड गुड्स विल बी ट्रीटेड एज फिनिश्ड गुड्स। अगर हम लोग ने कुछ मैन्युफैक्चर किया है तो स्टॉक नहीं बोलते, उसको हम तो बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब हमारे दुकान में, जैसे कि सपोज मैं रेडीमेड गुड्स बेचता हूं, तो मैंने दिल्ली और बॉम्बे से अच्छी टी शर्ट्स और जींस परचेज करी, राइट? 31 मार्च को नहीं सेल आउट हुआ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा पता है? स्टॉक ऑफ ट्रेडेड गुड्स। स्टॉक ऑफ ट्रेडेड गुड्स। मुझे क्या करना है? ट्रेड करना है, खरीदा, बेचा, प्रॉफिट कमाना है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना, राइट? जब मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूं ना, तो मैं उसको बोलूंगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सपोज मैं टी शर्ट्स खुद बनाता हूं, मैंने बनाया, लेकिन सारा लॉट नहीं बिका, कुछ अभी भी मेरे गोडाउन में या मेरे फैक्ट्री में पड़ा है, तो उसको मैं बोलता हूं स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इज इट क्लियर? जो हम बना बनाया सामान खरीदते ना, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में स्टॉक। द टर्म स्टॉक इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। बट वहीं यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आपका इन्वेंट्री में पता है क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री में एक तो आएगा रॉ मटेरियल। ठीक है, समझ में? व्हाट इज रॉ मटेरियल? फिर समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप मशीन में प्रोसेसिंग के लिए डाल देते हैं, बट ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, तो वो वैसे ही रहेगा आधा अधूरा, या फिर मशीन से तो आउटपुट निकल गया, लेकिन उसमें और भी बहुत सारा प्रोसेसिंग करना होता है, पैकेजिंग वगैरह एंड बहुत सारे काम होते हैं, उसके बाद वो फिनिश बनता है ना, लेकिन समय खत्म हो गया, लेबर चले गए, नेक्स्ट डे आएगा एंड काम कंटिन्यू रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। आधा अधूरा काम हुआ है ना, उस कंडीशन में तो बिक नहीं सकता, तो उसको अपन बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और आई कैन से सेमी फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलेंगे? से जैसे बोलते हैं ना, ये बिल्डिंग का तो काम चल रहा है, बना नहीं अभी तक, मतलब बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है। इज इट क्लियर? बिल्डिंग बनाने के लिए जो सामान चाहिए, सीमेंट, बजरी, ईटा, ये क्या है? रॉ मटेरियल। एक बिल्डर के लिए रॉ मटेरियल। अब जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक वो उसको क्या बोलता है? सेमी फिनिश्ड या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो भी उसके लिए इन्वेंट्री है। यस, सेमी फिनिश्ड गुड्स का ही और एक नाम है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस हो, आप अपनी एजुकेशन जर्नी के वर्क इन प्रोग्रेस में हो। बच्चे थे तो रॉ मटेरियल थे, फिर उसके बाद में अभी आप WIP प्रोसेस में हो। एक टाइम आएगा जब आपके पास अच्छी डिग्री होगी, क्वालिफिकेशन होगा, आप सेटल्ड हो जाओगे, तब आपको घर वाले बोलेंगे दिस इज माय फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब आपके गले में एक टैग लग जाएगा जिससे बेच दिए जाओगे, मतलब आपकी शादी हो जाएगी, आपका कोई पावर नहीं चलेगा, तब आप फिनिश प्रोडक्ट बनोगे, राइट? समझ में आया? तो इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म, बट व्हेनेवर आई से स्टॉक, इट मींस स्टॉक ऑफ ट्रेडेड गुड्स। आप जो नॉर्मल बिजनेस में देखते हो ना, उन लोग बोलते हैं यार इतना स्टॉक पड़ा है, इतना स्टॉक पड़ा है। बेसिकली वो स्टॉक कुछ नहीं है, उन्होंने कहीं से खरीदा, बेचने के लिए, बिका नहीं, दैट इज स्टॉक। बट इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म। इन्वेंट्री इंक्लूड्स raw material, work in progress, finished goods, stock of traded goods.
ये चारों चीजें इन्वेंट्री में आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इन्वेंट्री एंड स्टॉक सेम नहीं है। स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एक तरीके से मेरे पास जो गुड्स पड़ा था उसको मैं स्टॉक बोलता हूं। बट व्हेनेवर समवन सेज इन्वेंट्री, इट मींस he or she wants to say inventory of raw material, work in progress, finished goods. क्लियर है? इट्स अ वाइडर डेफिनेशन। समझ में? व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है, इसमें तीन चीज आ जाएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। वेयर सिर्फ स्टॉक में क्या आता है? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग करने के लिए जो हमने खरीदा है, यानी वो फिनिश्ड गुड्स हो गया। हाँ, उस ट्रेडेड गुड्स को सिंप्लीफाइड वर्ड में हम लोग फिनिश्ड गुड्स बोल रहे हैं। समझ में आया? हाँ, इन्वेंट्री में 4 चीज हुआ। हाँ, वैसे इन्वेंट्री में 4 चीज होता है। ऐसे तो और भी बहुत कुछ होता है, स्टोर्स एंड सप्लाईज भी होती है, स्टोर्स एंड सप्लाईज, ट्रेडेड गुड्स भी होते हैं। हाँ। अब एक बात समझो, पतंजलि एलोवेरा जेल बनाती है। एलोवेरा उसके लिए रॉ मटेरियल है, उसको वो मशीन में प्रोसेस कर रही है, जब तक पैकेजिंग नहीं हो जाता, वर्क इन प्रोग्रेस है, पैकेजिंग होके रेडी है। बट आपको लगता है पतंजलि के प्लांट में इंडिया का डिमांड सप्लाई करने का कैपेसिटी है? आउटसोर्सिंग करता है वो, ठप्पा लगता है सिर्फ पतंजलि। अरे मैंने बताया तो था, मॉर्फी, रिचर्ड्स, फिलिप्स, सिर्फ ठप्पा लगता है और कुछ नहीं होता है। इन हाउस किसी के पास इतना कैपेसिटी हो ही नहीं सकता कि इंडिया जैसी कंट्री का डिमांड फुलफिल कर सके। हमारे यहाँ पे भाई 150 करोड़ तो पॉपुलेशन है, डिमांड फुलफिल करने जाएंगे तो कितना बड़ा बड़ा मशीन और लेबर्स चाहिए, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन लोग क्या करते हैं? आउटसोर्स करते हैं। तो पतंजलि क्या कर रही है? आउटसोर्स कर रही है। समटाइम्स बना, और क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट तो पतंजलि चलो बना रही है, लेकिन डिमांड कुछ और प्रोडक्ट की आ जाए तुम्हारे पास, तब तुम क्या करोगे? हर चीज तो बनाने नहीं लगोगे। लेट्स से सपोज आप एक मोबाइल कंपनी हो, आपने अपना एक मेक इन इंडिया मोबाइल का कोई नाम रख दिया, मोबाइल बनाना स्टार्ट किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, मोबाइल बनाया, गुड मोबाइल बनाया, ठीक है, अच्छा बनाया, सब कुछ ठीक है। बट आपको पता चला मोबाइल के साथ आपका सेटअप जो है फैक्ट्री का, वो प्योरली मोबाइल बना के लेके लिए है, जितने भी मशीन्स लगी हुई है आप मोबाइल ही अच्छे से बना सकते हो। बट आपको पता चला मोबाइल के साथ साथ आजकल एक दो मार्केट और भी है, ईयरबड्स, पोर्टेबल चार्जर, ठीक है, जिसके बिना दुनिया नहीं चलता। और ये यदि मेरे साथ हो तो मेरा सेल्स और बढ़ जाएगा। मोबाइल तो मैं बेच ही रहा हूं, जो मेरे से मोबाइल खरीदने आएगा वो तो खरीदेगा ही, लेकिन मेरे पास में पोर्टेबल चार्जर और ईयरबड्स भी हो, फिर तो और अच्छी सेल होगी ना। बट मेरे पास सेटअप भी नहीं है बनाने के लिए, अब मैं क्या करूंगा? किसी से खरीद लूंगा और बेच दूंगा। तो ये मेरे लिए ट्रेडेड गुड्स हो गया। तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए वो इन हाउस भी बनाता है, एंड कुछ एंसिलरी प्रोडक्ट होते हैं जो उसको लगता है कि मैं बना तो नहीं सकता लेकिन मेरे यहाँ बिक जाएगा, तब वो बना बनाया खरीद लेता है। नॉट ऑलवेज, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? यहां तक क्लियर था? तो कंसिस्टेंसी क्लियर है कि कंसिस्टेंसी क्या होगा बिजनेस में? जो भी पॉलिसी हम लोग अडॉप्ट करेंगे, इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ मेथड्स है, जैसे डेप्रिसिएशन बोला, डेप्रिसिएशन क्या था? जिसका एसेट्स का वैल्यू कम हो जाने को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेंगे। बिल्कुल नहीं। लिखा था क्या डेप्रिसिएशन डेफिनेशन? नहीं लिखा ना। नॉन करंट एसेट्स में एक टर्म था फिक्स्ड एसेट। ये देखने का नहीं। नॉन करंट एसेट्स में एक टर्म था फिक्स्ड एसेट। फिर मैंने लिखा है फिक्स्ड एसेट्स में दो चीज होता है। क्या क्या? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब एग्जाम्पल मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, नो हाउ, ठीक है। दोनों का वैल्यू कम होता है विद द टाइम, दोनों का वैल्यू डिक्रीज होता रहता है, राइट। अब आपने मशीन खरीदा, जितने में खरीदा क्या उसका वैल्यू उतना ही रहेगा क्या? कम होता जाएगा। बहुत सारे रीजंस है, यूज करने से कम होता है, वो उसको रख के रखा है ना, तभी भी उसका वैल्यू कम हो रहा है। नहीं, वही तो बात है, गुड बहुत बड़ा कंसेप्ट है वो। यहाँ जो मैं गुडविल बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने किसी का गुडविल परचेज किया उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी गुडविल की हम कभी अकाउंटिंग करते ही नहीं, क्योंकि पर्सनल गुडविल का कोई वैल्यूएशन का क्राइटेरिया ही नहीं। पर्सनल गुडविल तुम्हें लगेगा
सोचो पर्सनल गुडविल का यदि अकाउंटिंग होता तो क्या होता है। कोई इंसान है, बिजनेस है, कोई अपने बारे में बुरा बोलेगा क्या? वो बोलेगा मेरी गुडविल 100 करोड़ की है। 100 करोड़, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, तो मैं अपने बैलेंस शीट में लिख दूंगा फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट गुडविल 100 करोड़, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा कैपिटल वैल्यू 100 करोड़ से बढ़ जाएगा। अब मेरे बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? मेरे पास 100 करोड़ की एसेट है। अब मैं जाऊंगा बैंक के पास लोन मांगने, बैंक तो शकल देख के देती नहीं है, मेरा बुक्स देखेगा 100 करोड़ की एसेट, लोन कितना चाहिए भैया? 5 करोड़, ज्यादा नहीं। और सोचो बैंक लोन दे दे, तुम्हें लगता है बैंक की रिकवरेबिलिटी होगी? ऐसे तो फिर पूरी दुनिया यही करेगी, मेरी गुडविल 1000 करोड़, मुझे लगता है मेरी गुडविल है, आपके बोलने से थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए पर्सनल गुडविल का अकाउंटिंग होता ही नहीं। तो फिर कैसा गुडविल का अकाउंटिंग होता है? नहीं, मीडिया भी तो आउटसाइड है। एक मीडिया को खरीद लिया, अच्छा बोल रहा है मोदी के बारे में, और एक कुछ भी बोले जा रहा है। कोई गुडविल को इंक्रीज कर रहा है, कोई डिक्रीज कर रहा है। नहीं, अब समझो कि कौन सा। हाँ, ये सब पर्सनल फैक्टर्स है, और पर्सनल फैक्टर्स अकाउंटिंग में नहीं होते। अब सुनो कौन सा गुडविल रिकॉर्ड होता है। हाँ, आ सकता है, बट वो सेल्फ है ना, वो मेरे धंधे का है, मेरे धंधे का सेल्फ जनरेटेड, हम कभी अकाउंटिंग करते नहीं। अभी बताया क्यों नहीं करते? यदि करने लगे, कोई भी इंसान अपने बारे में बुरा बोलता ही नहीं। रात को 10 बजे का जो लड़खड़ा के चल रहा है ना, वो भी अपने आप में राजा ही समझ रहा है कि हम ही ये जो है, उसके नजर में तो उसका गुडविल बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप उसको देखते हो तो गुडविल कैसा है? कम है ना, तो इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेट्स से सपोज टुडे बास्किन रॉबिन इज रेडी टू सेल इट्स ब्रांड, ठीक है। बास्किन रॉबिन, अज्यूमिंग बास्किन रॉबिन का मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ है, ठीक है, मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है। एंड आप उस बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू देखोगे ना, इट इज अज्यूमिंग 60 करोड़ है। 60 करोड़ वैल्यू का बिजनेस, यू आर रेडी टू पे 100 करोड़। कुछ तो बात है उस ब्रांड में। ये आपको पता है कि मैं उस धंधे का आज 100 करोड़ दे भी रही हूं, कोई बात नहीं। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 40 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना। बट हमें पता है यार, बास्किन रॉबिन्स का जब वो बोर्ड लगा हुआ रहेगा ना, उसके अंदर में अमूल की आइसक्रीम भी 2 साल तक बेचूं, कस्टमर एक बार तो कहीं नहीं जाएगा। जब तक कस्टमर को समझ में आएगा कि अंदर में बास्किन रॉबिन नहीं अमूल चल रहा है, तब तक मैं अपना पैसा निकाल चुका हूं। यही तो गुडविल का बात होता है ना। तो अब ये जो 40 करोड़ मैंने एक्स्ट्रा पे किया, क्या सच में मैंने एक्चुअल में पे किया है? हाँ किया ना बाबा, किसी से खरीदा उसका बिजनेस, तो मेरे बैंक से पैसा गया होगा ना। नाउ दिस गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस। जब आप किसी चीज का एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो गुडविल रिकॉर्ड होगी, बट मेरे बिजनेस की खुद की गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती। अब मैंने किसी और के बिजनेस की गुडविल खरीदी, क्या ये गुडविल चलती जाएगी क्या? नेक्स्ट डे से मेरा गुडविल डेवलप हो रहा है। अब बास्किन रॉबिन्स का गुडविल डेवलप नहीं हो रहा है, अब मालिक कौन हो चुका हूं मैं, तो गुडविल किसका बन रहा होगा? मेरा। धीरे धीरे बास्किन रॉबिन्स का गुडविल कम होता जाएगा। समझ में आया? दिस वे इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू भी कम होता है। क्लियर है? तो टेंजिबल एसेट्स का भी वैल्यू कम होता है, इनटेंजिबल एसेट्स का भी वैल्यू कम होता है। इन दोनों वैल्यू को कम होने के लिए टर्म्स यूज होते हैं। जब टेंजिबल एसेट का वैल्यू कम होता है, उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। Yes, whereas decrease in value of intangible asset is known as amortization. दोनों का मतलब सेम है, बट नाम अलग अलग। टेंजिबल एसेट के लिए वी विल यूज द टर्म डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन। ठीक है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट समझ में आया? भटका देते हो क्या, लिखा रहा था कहां लेके चले जाते हो। तो कंसिस्टेंसी में तो क्या क्या लिख लिया हमने? एज पर दिस कंसेप्ट एनी पॉलिसीज अडॉप्टेड इन अ बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। बिजनेस शुड नॉट चेंज इट्स पॉलिसी ईयर बाय ईयर। एग्जांपल लिख लिया। एक्सेप्शंस
exceptions for this concept क्या क्या exceptions था? Requirement of law, change is required due to changes in law, कानूनी कुछ बदल गया तो फिर चेंज करना पड़ेगा. Changes is required due to changes in law, changes is required due to changes in law. और क्या था एक्सेप्शन? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, और एक था चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ड्यू टू चेंज इन accounting standard. And the last second point लिखा मैंने, due to change in accounting standard, due to change in accounting standard. थर्ड है for better presentation, for better presentation. ठीक है, कंसिस्टेंसी. तीसरा एजम्पशन क्या था? बोलो बोलो. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. As per this concept slash assumption, as per this concept or assumption, accounting is done following accrual basis. Accounting is done following accrual basis. It means we record both. It means we record both cash and credit transaction in our business. We record both cash and credit transactions in our business. Because of this concept, we consider only incomes and expenses related to current year. Because of
this concept we consider only income and expenses related to current year while calculating net profit or loss for a year. ये करंट एसेट नहीं है नहीं, because of accrual basis we consider only incomes and expenses related to current year while calculating net profit or loss for a year. Because of this concept, because of this concept, advance income is treated as liability, क्योंकि उसको करंट ईयर में हम काउंट नहीं कर पा रहे. Because of this concept, advance income is treated as liability and prepaid expenses are treated as assets. Prepaid expenses are treated as assets. क्लियर है? पुराना सब याद है? कैपिटल रिसिप्ट्स क्या था? तो पेमेंट बाकी लोग सोच ही रहे. कैपिटल रिसिप्ट्स क्या था? जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा. एनी कैपिटल रिसिप्ट्स. एग्जांपल बैंक लोन. एग्जांपल बैंक लोन. रिसिप्ट तो है ही, पैसा तो आ रहा है, बट क्या वो डेली बेसिस पे आएगा क्या? इट्स अ नॉन रेकरिंग और बिजनेस के लिए वो एक हेडेक है क्योंकि रिटर्न करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट्स अ लायबिलिटी. रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या था? रेकरिंग इन. अरे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? जैसे क्या रेकरिंग इनकम. ठीक है, बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम. बोली थी आप लोगों ने, रेकरिंग इन नेचर इनकम होगा. एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स है. रेवेन्यू एक्सपेंस क्या था? रेकरिंग है, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं बिजनेस में. एग्जांपल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी खर्चा बिजनेस का जो एक साल में होता है. डेप्रिसिएशन क्या रेकरिंग है क्या? विल डेप्रिसिएशन बी treated as revenue expense? Who are with yes? डेप्रिसिएशन को रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे क्या? Will depreciation be treated as revenue expense? तो 2 जन यस, बाकी लोग नोटा नो. क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंस? वो खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है और जो हर साल होगा. राइट? आपने एक मशीन खरीद लिया, आपको नहीं लगता वो हर साल डेप्रिशिएट होगा, चाहे आप यूज करो चाहे नहीं करो. तो जब वैल्यू कम हो रहा है तो बिजनेस के लिए तो नुकसान ही है, खर्चा ही है. हाँ, हर खर्चे में बिजनेस से पैसा जाए जरूरी नहीं है. इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. इससे बिजनेस से पैसा तो कहीं नहीं जा रहा है. डेप्रिसिएशन से पैसा जाता है क्या? जस्ट एसेट का वैल्यू कम होता रहता है.
बट उसको हम लोग हमारे बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। इज इट क्लियर? सो डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, बट इससे बिजनेस से पैसा नहीं जाएगा। क्लियर है? कैपिटल रिसिप्ट्स में क्रेडिटर से क्या मिलता है अपने को? गुड्स क्रेडिट में मिलता है, राइट? तो उससे तो कोई पैसा तो आ नहीं रहा मेरे पास में। पैसा आना और जाने की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स मेरे लिए क्या होता है? जो लॉन्गर पीरियड के लिए कोई पैसा मुझे मिला है उसको अपन कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो रेवेन्यू एक्सपेंस क्लियर है, तो डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या नहीं होगा? होगा। डेप्रिसिएशन हर साल हम बिजनेस में एक्सपेंस दिखाएंगे, बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? जो नॉन रेकरिंग एंड विच विल इंक्रीज माई एसेट्स। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एनी एक्सपेंस, ध्यान रखना, एनी एक्सपेंस which increases your earning capacity or which will give you benefits in future is a capital expenditure. जैसे कि सपोज एसी लगवाया, एसी तुम्हारा अर्निंग तो नहीं बढ़ाएगा, बट कंफर्ट जोन तो बढ़ाएगा ना फ्यूचर तक, जब तक वो लगा हुआ है। तो एसी तुम्हारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इफ आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, इसका मतलब हर साल एसी चेंज करोगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, बट वो रेकरिंग है, रेकरिंग है। तो ये तो मेरा काम है, वो अर्निंग नहीं बढ़ा रहा, वो तो मेरा काम है जिसके लिए मैंने बिजनेस सेटअप किया है। जो मेरे बिजनेस मैंने सेटअप किया गुड्स सेल करने के लिए। अब गुड्स कैसे सेल होगा? आप मार्केटिंग करते हो, अच्छा इंटीरियर होगा, फर्नीचर होगा, कस्टमर सर्विस अच्छा होगा, तब तुम्हारा अर्निंग बढ़ेगा ना, राइट? तो उन सब के लिए जो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुमने अच्छा सा शॉप खरीदा, अच्छा सा इंटीरियर करवाया, फर्नीचर रखा, फिर तुमने क्या किया, वहां पे कॉफी मशीन लगवा दी, एसी लगवा दिया, ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये चीज? तीन assumptions क्लियर है? तो लिखना, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था अभी तक आपने, assumptions तो लिख चुके। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? नॉट फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है? फिक्स्ड एसेट्स बोलने से तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ जाएंगे। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ tangible fixed asset decrease in the value of tangible fixed asset is known as depreciation. Decrease in the value of tangible fixed assets is known as depreciation. It is a non-cash expense for the business. It is a non-cash expense for the business. वैसे ही अमोर्टाइजेशन का मतलब बस वही लिखेंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ intangible asset, intangible fixed asset is known as
amortization. Decrease in the value of intangible asset is known as amortization. ट्रांजैक्शन क्या था? Any economic activity, any ट्रांजैक्शन का मतलब है any economic activity of the business which will change any economic activity of the business which will change the financial position of a business which will change the financial position of a business is known as transaction. इवेंट क्या था? Results of multiple transactions is known as event. Tell me example. हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैंने इसे सुना। बिजनेस में थोड़ी लिखेंगे स्कूल का एनुअल फंक्शन। अरे मैगी का एग्जांपल लेके क्या निकाला था आपने? हाँ तो वो स्टॉक कैसे निकाला था? कितना था, कितना खरीदा, उसमें से कितना बेच दिया, फिर जो मेरे पास रिजल्ट आया वही तो इवेंट था। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये एक इवेंट है। नेट प्रॉफिट और लॉस जो आप कैलकुलेट करते हो वो भी तो क्या एक इवेंट है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस करने से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है, एक्सेट्रा। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड गेन? क्या गेन रेगुलर है क्या? नॉन रेगुलर है, ठीक है, नॉन रेकरिंग। एग्जांपल लॉटरी इनकम, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके फायदा हुआ तो इट्स अ गेन। और इनकम मतलब जो रेगुलर बेसिस पे गुड सेल करके हम कमा रहे हैं उसको इनकम बोलते हैं क्या? गुड सेल करके जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो इनकम कैसे निकालोगे? उसमें से खरीदने का जो खर्चा माइनस करेंगे तो वी विल हैव इनकम। एग्जांपल लिखना है। धोनी सीएसके का मैच है ना। धोनी started his business
नहीं नहीं, ऐसी एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या क्या निकल के आएगा उसमें से। धोनी started his business by investing rupees 7 क्या, अच्छा, by rupees 7 lakh, by investing rupees 7 lakh। हाँ, धोनी started his business by investing rupees 7 lakh। He purchased goods costing rupees 70,000, out of which 1/7 was for credit। Dhoni started his business by investing rupees 7 lakh। He purchased goods costing rupees 70,000, out of which 1/7 was for credit। He sold 70% of the goods. He sold 70% of the goods at a profit of उपाय नहीं, बहुत डेसिमल्स में चला जाएगा, at a profit of 10%। मैं बोल रहा हूं, लिखो फिर से बोलो। धोनी started his business by investing rupees 7 lakh। He purchased goods costing rupees 70,000, out of which 1/7 was for credit। He sold 70% of the goods at a profit of 10%। ठीक है, out of which 50% was on credit, out of which 50% was on credit। ठीक है, यहां तक। धोनी withdrew rupees 7,000 for his personal use from business। Dhoni withdrew rupees 7,000 for his personal use from business। ठीक है, इतना ही ठीक है। Basically, can you tell transactions in this example? क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है? सबसे पहले जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो मैं ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो क्या क्या हो रहा है यहां। नंबर 1, कैपिटल इंट्रोडक्शन इनटू बिजनेस, ये एक ट्रांजेक्शन है। कैपिटल इंट्रोडक्शन इनटू बिजनेस, क्यों ये ट्रांजेक्शन है? व्हाई? बिकॉज ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा। तो बताओ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस होगा?
7 लाख का बैंक बैलेंस यानी एसेट बढ़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली बिजनेस के लिए एक हेडेक भी तो आ गया, क्या नाम से, क्या नाम से, कैपिटल। अरे लाइबिलिटी नाम नहीं होता, लाइबिलिटी कोई नाम नहीं है, मालिक का नाम क्या देते हैं बिजनेस में, कैपिटल। तो कैपिटल नाम से एक लाइबिलिटी भी तो आ गया, तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या किया, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, दोनों में तो खरीदा आपने, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। कैश में कितना खरीदा, यस 60,000, टोटल 70,000 परचेज किया, उसमें से 1/7 तो क्रेडिट पे मतलब उधार है, तो कैश कितना हुआ 60,000 कैश। अभी जब 60,000 कैश में गुड्स खरीदा, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा, क्या 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 चेंजेस होगा बिजनेस में, कैश कम, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 से, स्टॉक लाइबिलिटी क्यों बढ़ेगा भाई, 60,000 से मैंने बैंक कम किया तो क्या हो रहा है, बाकी एसेट बढ़ेगा कितने से, 70,000 का गुड्स आ रहा है ना घर पे, आपने किसी से 70,000 का गुड्स खरीदा, अरे गुड्स जो दुकान में पड़ा है वो तो तुम्हारे लिए एसेट है ना, करंट एसेट है, तो स्टॉक बढ़ गया 70,000 से, बैंक बैलेंस कम हो गया कितने से, 60,000 से, कॉरेस्पॉन्डिंगली 10,000 का लाइबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। समझ में आया, एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपका एसेट कितने से बढ़ा 70, बैंक बोल के एक एसेट कितने से कम हुआ 60, तो नेट एसेट तो 10,000 से इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी कितने से बढ़ा 10,000 क्रेडिटर, तो दोनों मैच हो रहे हैं ना, एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल विथ एवरी ट्रांजेक्शन। समझ में आया ये, तो कैश में खरीदा एंड क्रेडिट में खरीदा, डाउट कलानी, क्वेश्चन मार्क था चेहरे पे, नहीं समझ में, फिर से बोल सकता हूँ, बहुत स्टेमिना मेरे में, कोई है किसी को नहीं समझ में आया, कैश क्रेडिट समझ में आया ना, 70,000 का टोटल गुड्स खरीदा, उसमें से 1/7 क्रेडिट पे है, तो मतलब 10,000 क्रेडिट पे है और बाकी 60,000 क्या है कैश में, क्लियर है। तो ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि इससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ये भी तो एक ट्रांजेक्शन है, ये भी तो एक ट्रांजेक्शन है। अब पहले ये बताओ कितना रुपीस का गुड्स सेल किया, ये तो इतने में सेल किया आपने, शायद आप वो वैल्यू बता रहे हो, आई जस्ट वांट टू नो कितना रुपीस का गुड्स सेल किया आपने, आपके पास टोटल कितना रुपीस का गुड्स था 70,000 का गुड्स था हमारे पास, उसमें से 70% हम सेल कर रहे हैं, तो वो 70% का वैल्यू कितना 49,000। नाउ दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस तो यही है, टोटल कॉस्ट प्राइस 70,000 था, उसमें से 70% हम सेल कर रहे हैं, 70,000 का 70% कितना होगा 49,000, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट में बेच देंगे क्या, इस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे ना, प्रॉफिट कितना ऐड कर रहे हैं 10%, दैट इज 4,900, तो व्हाट विल बी माय टोटल सेल वैल्यू 49,000 प्लस 4,900, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 53,900 बोलना चाह रहे हो, यही है ना 53,900 टोटल सेल वैल्यू हुआ आपका, उसमें से कितना, हाँ ये लिखना है, डिक्टेट करूं, ठीक है, मैंने 3 लिखा ट्रांजेक्शन में, पहला लिखा कैपिटल, लिख के बताऊं, ओ
70,000 का गुड्स था, ठीक है, उसका 70% बेच दिया, तो 70,000 का 70% विल बी 49,000। लेकिन ये तो कॉस्ट प्राइस है, क्या हम बिजनेस में कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे? नहीं, इस पे प्रॉफिट भी कमाना है। कितना कमा रहे हैं? 10%। तो 49,000 का 10% 4,900, तो 53,900 इज माई सेल वैल्यू। इसमें से 50% कैश, 50% क्रेडिट, तो कितना कैश? जितना भी निकाला बोलो बाबा। 26,450। अरे इतना तो आता होगा। 53,900 का 50%, बचपन में सीखा होगा। 53900 50% इंटू 50/100, 000 ऐसे कैंसिल क्यों? हाफ करेगा तो उतना ही आएगा ना बाबा। 53,900 का 50% करना है, ऐसे तो सीखते थे बचपन में। 0 गया, इधर से 0 उधर से 0, 26 जो भी निकला मेरे को नहीं पता। 26,950 मैं तो लिख दूंगा, कैलकुलेशन काम तुम लोग का। 26,950, क्या यही कहानी हुआ? 50% कैश, 50% क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। यहां तक समझ में आया? मिटा दूं? उसके बाद क्या हुआ? पर्सनल यूज के लिए 7,000 रुपए लेके गया। यस, क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी एक ट्रांजेक्शन है। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या हुआ? ड्राइंग्स। अब इस क्वेश्चन में इवेंट्स बता सकते हो क्या? अब देखो एक एक करके इवेंट्स निकालते हैं। इतने ट्रांजेक्शन से क्या क्या इवेंट्स मिल रहा है? परचेज कितना था? 70,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना कॉस्ट का बेच दिया? 49,000। 70,000 से 49,000 तो बिक गया, बाकी कहां पड़ा है? दुकान में पड़ा है। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्टॉक। तो ये एक इवेंट हुआ। $21,000। ऐसा तो कोई ट्रांजेक्शन किया भी नहीं हमने, बट निकाला ना रिजल्ट। तो ये 21,000 क्या? इट्स अ इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक क्या है तुम्हारे लिए? इवेंट। 70,000 माइनस 49,000, तो 21,000 जो है वो तुम्हारे लिए क्या है? इवेंट। और भी कोई इवेंट्स हुए हैं क्या? 7,000। साल के शुरू में कैपिटल कितना लगाया था? कैपिटल एट बिगिनिंग, यानी ये मालिक का पैसा 7 लाख। फिर उसने क्या किया? कैपिटल एट बिगिनिंग 7 लाख। फिर उसने पर्सनल यूज के लिए लेके गया ना। तो पर्सनल यूज के लिए जब लेके जाते हैं तो बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस इनकम है क्या? क्या करना होता है? कैपिटल से माइनस ड्राइंग्स 7,000, 6,93,000। क्या हमें धंधे में प्रॉफिट भी हुआ है क्या? हुआ था ना। 49,000 का गुड्स आपने कितने में सेल किया था? तो कितना का प्रॉफिट हुआ था? 4,900 प्रॉफिट किसको मिलेगा? बिजनेस के लिए प्रॉफिट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। व्हाई?
बिजनेस ओनर को देना है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि वो मालिक को मिलना है। वही लॉस होता तो क्या होता, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस बिजनेस के लिए क्या है, वो तो ठीक है। बिजनेस के लिए लॉस एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है, उसको उतना पैसा बिजनेसमैन से मिलना है। अरे जब प्रॉफिट होता है तो देना है, तो लॉस होगा तो क्या करेगा बिजनेस, कहां से लाएगा पैसा, बिजनेसमैन से लेगा। तो कोई भी चीज आना है तो एसेट, जाना है तो लायबिलिटीज। क्लियर है? आ गया चला गया, क्या ये भी एसेट लायबिलिटीज है क्या? पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस ऐसा कुछ था ना, आना है और जाना है, मतलब दैट्स प्योरली फ्यूचर, तब एसेट एंड लायबिलिटीज होता है। दे दिया, मिल गया, हो गया। डिपेंड करता है इनकम एक्सपेंस या फिर रिड्यूस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट वो फ्यूचर नहीं है। हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूचर। क्लियर है? तो और प्रॉफिट हुआ था ना, इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज 4,697,900। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। मालिक का बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आया? तो ये क्लोजिंग कैपिटल भी कोई ट्रांजेक्शन है क्या, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया था क्या इस वैल्यू का, प्लस माइनस करके निकाला ना। तो कोई भी चीज आप जब प्लस माइनस करके नेट रिजल्ट निकालते हैं, दैट्स एन इवेंट। क्लियर है? और एक निकालते इवेंट इसमें, फर्स्ट वाला में हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाला। तुम्हारे बिजनेस में 70,000 का परचेज था, उसमें से 49,000 वाला गुड्स बेच दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा होगा, तो रिजल्ट ही है ना। रिजल्ट ऑफ दिस टू ट्रांजेक्शन इज दिस। तो एनी रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट। ठीक है? तीसरा इवेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में बिजनेसमैन ने 7 लाख इन्वेस्ट किया था, तो हमारे बैंक में 7 लाख आ गए थे। तो बैंक बैलेंस था कितना, बैंक एट स्टार्टिंग 7 लाख, इतना रुपए आया बिजनेस में। फिर क्या क्या हुआ, पैसा कब कब गया, जब गुड्स किया परचेज, परचेज ऑफ कितना का, 60,000, नॉट 70,000। 10,000 तो क्रेडिट में था, तो 60,000 ही तो बैंक से पैसा गया होगा मेरा। तो बैंक बैलेंस 60,000 से माइनस हो जाएगा। 7 लाख का बैंक बैलेंस था, 60,000 का आपने गुड्स खरीद लिया, तो उतने से बैंक बैलेंस गया। और क्या हुआ, हाँ 7,000 खुद के लिए लेके चला गया, ड्राइंग्स। ठीक है, तो बैंक से वो भी पैसा गया मेरा, माइनस ही तो किया। अच्छा उधर प्लस लिख दिया क्या, शाम होने के बाद दिखता नहीं है ना। चलो माइनस, सब गंदे गंदे सोच वाले। हाँ, और क्या था, बैंक में कहां से आया कहां गया, पैसा आया नहीं था क्या आपके पास, जब गुड सेल किया था 50% तो भाई सामने वाले ने तुरंत पैसा देके गया ना। वो टोटल कितना वैल्यू का गुड सेल किया था, 53,900, उसमें से 50% तो इमीडिएटली आया ना, कितना आ गया था 26। तो प्लस कैश सेल्स 26,950। अरे ये भी तो बैंक में आया होगा। इन सबको जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर।
ये भी क्या है, इवेंट। कितना आ रहा है? तुम लोग को तो हथियार अलाउड है, यूज किया करो। तुम लोग को तो हथियार अलाउड ही है, कैलकुलेटर। 6 लाख 64,800। तुम गरीबों को अलाउड नहीं है, कुछ अमीरों को ही अलाउड है कैलकुलेटर, बाकी बोर्ड्स वाले गरीब। रेसिस्ट हो तुम लोग। एंड तुम लोग ये फील करोगे कि तुम लोग के साथ कितनी बड़ी जाति होती है कि क्यों नहीं अलाउड है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अलाउड हो जाना चाहिए। एट दैट एज 12th के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, यू विल नीड कैलकुलेटर एंड यू विल बी अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। तो भाई 2 साल यूज करने तो दो। 12th के बाद नॉनसेंस की तरह बटन तो ढूंढते हो पहले, कैलकुलेटर चलाते कैसे। आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं आता सीबीएसई से चलाते कैसे कैलकुलेटर। हाँ, मुझे नहीं पता, किसी ने, मैंने लिख दिया, कोई बताओ गलत आ रहा है तो। 6599 तो बोलो ना बाबा, मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया। कुछ नहीं, गलती हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ये समझ में आया आप लोग को व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज इवेंट? कोई दिक्कत ट्रांजैक्शन या इवेंट में? नहीं ना? 5 मिनट एक डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टर्म्स डिस्कस हो जाएंगे। नाउ सोचो, आपने जो क्रेडिट सेल किया था, कितने का था वो? 26,950 रुपीज का क्रेडिट सेल था, ठीक है। अब वो कस्टमर आपका फोन ही नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहे, क्या करे? 1 साल चला गया, ठीक है। अगले साल भी आपकी वही कोशिश, फोन उठा ले, पैसा दे दे, नंबर देखते ब्लॉक लिस्ट में और डाल दिया, एक रिंग जाता है ऑटोमेटिक कट जाता है। और दूसरे नंबर से जब हम फोन कर रहे हैं, पहली आवाज हमारी सुनते ही हेलो हेलो, कट। ये हालत में है। अब क्या करें? वो पैसा देने की नियत में ही नहीं है, मतलब मेरा पैसा। अब धंधे में सिर्फ उसके लिए तो बैठे नहीं रहेंगे ना कि नहीं अब मैं किसी को माल ही नहीं बेचूंगा दुकान में, जो आओ मेरे पास कैश लेके जाओ, क्रेडिट जो आ रहा है मैं किसी को नहीं, मेरा भरोसा खत्म हो गया, ट्रस्ट इश्यूज है। अब बैंक का ट्रस्ट इश्यूज आ चुका है आप लोग को लाइफ में, एक बार झटका खाने के बाद आता है, बट उपाय नहीं, फिर से आप लोग वैसा ही काम करोगे, ठीक है। क्या डीप तक समझे हो? जो लोग हंस रहे हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहे हैं। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, मत चलाओ, अभी मत चलाओ। फ्रेंड जोन इज अ गुड थिंग। बाकी कोई भी चीज अच्छा नहीं है, करियर से भटक जाओगे, ठीक है। तो अब वो नहीं दे रहा है, तो क्या करूं? डूब गया मेरा पैसा, मतलब कैन आई से दैट्स अ लॉस फॉर मी। उस डूबे हुए पैसे को हम बिजनेस में बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, डेटर को बोला जाता है डेट्स, DEBTS, ठीक है। खराब हो गया, बर्बाद हो गया, बैड डेट्स। जब कोई कस्टमर आपका पैसा बहुत लंबे समय से नहीं दे रहा है, नियत ही खराब हो चुकी है, तब आप क्या करते हो? उसको अपना बिजनेस में लॉस मान लेते हो, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज बैड डेट्स। क्लियर है? बैड डेट्स। अब एक पर्सन है, देना चाहता है, बट फाइनेंशियल पोजीशन खत्म, बैंकरप्ट हो गया, तो पैसा तो आना नहीं है, उसको भी बैड डेट्स बोलते हैं। बट जो उसका फाइनेंशियल पोजीशन हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, बैंकरप्ट। उसको और अच्छी तरीके से बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, जैसे मालिया जी हो गए थे बोलने के लिए, जो फॉरेन चले गए कि मेरे पास नहीं है, मैं हाथ खड़ा कर दिया, प्राइमा। हाँ, अमिताभ बच्चन भी एक टाइम में हुए थे, बट अब तो वापस रिकवर हो गया इन सालों में। तो दैट इज इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब है बैंकरप्ट हो जाना। क्लियर है टर्म इंसॉल्वेंट? क्लियर है टर्म बैड डेट्स? ठीक है। सपोज वो बंदा जो बैड डेट्स हुआ था, देना चाहता था, बट हालत खराब थी, नहीं दे पाया, बोला नहीं है भैया, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, मार लो।
बट धंधे में मारेंगे थोड़ी, ऐसे मारने निकले तो हर साल 10-12 मर्डर तो करने पड़ेंगे, तो अपन भी अच्छी खासी हिट लिस्ट में आ ही जाएंगे, राइट? तो पॉसिबल नहीं है बिजनेस में मारा मुरी, तो अब नहीं है, नहीं है, बिजनेस में होता रहता है। बट बंदा अच्छा था दिल का, मिलता था दिल खोल के। 3 साल 5 साल बाद समय टर्न अराउंड हुआ, उसकी अर्निंग बढ़ी, कुछ हुआ, ईमानदारी से हमारे पास आया, बोला भैया हम आपसे गुड्स लिया था, उससे हम नहीं दे पाया, अब हमारे पास पैसा है, इतना हम देना चाहते हैं, आप मना कर दोगे? ले लोगे ना, ले लोगे, राइट? हम उस पैसे को ले लेंगे। कैन आई से दैट मनी जो आपने पहले डूबा हुआ माना था, इट्स अ इनकम फॉर यू टुडे? यस। अरे जो पैसा डूब गया, अरे सोचो तुमने कहीं पे 500 या 1000 रुपए या 2000 का नोट रखा था, नहीं मिल रहा, कहीं तो रखा था, याद नहीं आ रहा, जरूरत के टाइम नहीं मिला, पर छोड़ो, आगे बढ़ गए। अचानक से एक दिन वार्डरोब से एक जींस निकाला, वो नोट मिल गया, खुशी, मतलब आज तो अलग पार्टी है, वो एक खुशी होती है ना। यानी डूबा हुआ पैसा जब मिल जाता है खुशी है, तो उस डूबा हुआ पैसा जब बिजनेस में आ जाता है उसको हम इनकम बोलते हैं, दैट्स एन गेन, एक तरह से गेन, नॉट इनकम, आई विल से गेन। उसी को हम टर्म यूज करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ में आया? बैड डेट्स का मतलब क्या है? When a customer fails to make his payment is known as bad debts, ठीक है? And bad debt recovered का मतलब, वाह, अब इंग्लिश में बोलो। रिसीविंग ऑफ द मनी। किसका रिसीविंग ऑफ द मनी? अमाउंट विच इज ऑलरेडी ट्रीटेड एज बैड डेट्स वंस रिकवर्ड इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड। पढ़ तो तुम लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में रहे हो, बट थोड़ी दिक्कत है बनाने में, ठीक है? बट टर्म समझ में है, व्हाट इज बैड डेट, बैड डेट रिकवर्ड एंड इंसॉल्वेंट, ठीक है? ऑलमोस्ट जितना डिस्कस किया था वो सारी चीजें हमने लिख ली, नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।